चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ। चलिए, हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे और सोशियोलॉजी की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। सोशियोलॉजी में हमने काफी सारी चीजें देखी थी और हम देख रहे थे कि गोत्र क्या होता है। हम गोत्र को प्रारंभ कर रहे थे। तो मैंने गोत्र को प्रारंभ करते टाइम पे सबसे पहले ये बताया था कि गोत्र शब्द का सबसे पहले अगर कहीं उल्लेख मिलता है तो वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और गोत्र शब्द का जो मूल अर्थ निकल के आता है वो निकल के आता है गाय कलाम। क्या निकल के आता है? गाय कलाम निकल के आता है। लेकिन बाद में गोत्र शब्द का एक व्यापक अर्थ लिया जाने लगा। और उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द का अगर अर्थ देखें तो गो प्लस त्रा से मिलकर बना। गो का मतलब था इंद्रियां और त्रा का मतलब था रक्षा करने वाला। तो मतलब जो इंद्रिय आघातों से रक्षा करेगा वही क्या कहलाएगा? गोत्र कहलाएगा। और इंद्रिय आघातों से रक्षा करने वाले कौन होते थे? तो ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो हमने ऋषियों को ये दायित्व सौंपा कि हे ऋषि, हमारे जो इंद्रियां हैं उनके आघातों से हमारी रक्षा करना। ठीक है। तो ऋषियों ने भी बोला हाँ ठीक है। अब ऋषियों से हमने कांटेक्ट कैसे किया? तो ऋषियों से कांटेक्ट करा ब्राह्मणों के माध्यम से। किसके माध्यम से कांटेक्ट किया? ब्राह्मणों के माध्यम से। इस प्रकार से टोटल शुरुआती तौर पर कितने ऋषि हुआ करते थे? 4 ऋषि हुआ करते थे जिनके नाम थे ऋषि अंगिरस, ऋषि अंगिरस, ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि भृगु तक। फिर उसके बाद क्या हुआ था? 3 ऋषि और आए, जमदाग्नि, अत्रि और विश्वामित्र। कहीं कहीं जगह पे 4 मिलते हैं, अगस्त्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन अगर ऋषि अगस्त्य को हम शामिल ना करें और ये जो सातों ऋषि हैं इनको अगर हम आधार बनाएं तो ये जो सिद्धांत निकल कर आएगा कि भैया गोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो गोत्र की उत्पत्ति का सप्त गोत्रीय सिद्धांत आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये 7 मार्कर में आपको लिखने के लिए बताया था कि इसको भैया लिखना है। क्या आपने लिखा? बोले आप सब तो प्री का पढ़ रहे हैं तो हम भी प्री का कर रहे हैं, हम नहीं मेंस का नहीं लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। सोच आ गए क्या? क्या आवाज आवाज नहीं आ रही? क्या दिक्कत हो रही है भैया? हाँ, चलिए। हाँ, तो प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इसलिए मेंस का नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं। नहीं लिखा। हम्म। चलिए, साक्षी ने लिखा है थोड़ा सा। ये देखो, गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। शाब्दिक अर्थ गाय का नाम पड़ता है। गो प्लस त्र यानी कि इंद्रियों की रक्षा करने वाला ऋषि जो कि ब्राह्मण से कनेक्ट है। सप्तगोत्रीय सिद्धांत हिंदू विवाह प्रणाली का महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसकी उत्पत्ति सप्त ऋषियों से मानी जाती है। और देखो, ये गोत्र की उत्पत्ति का सिद्धांत है एक्चुअल में, है ना। और इसमें 7 ऋषियों को जो है, हाँ बॉयज क्लियर है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया अलग से? अतुल, इसका तो कोई जानकारी नहीं है मुझे कि कब इसका मेंस होने वाला है। बट अगर जानकारी मिलती है तो मैं अवश्य शेयर करूंगा, है ना। चलिए, तो हम गोत्र को पढ़ रहे हैं और गोत्र को पढ़ रहे हैं और मैंने गोत्र के बारे में इतनी सारी चीजें आपको जो है बता दी हैं। अब हम इसको जो है थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप से लिख लेते हैं ताकि हमारी चीजें जो है थोड़ी सी आसान हो जाएं और हमको याद करने में भी दिक्कत ना हो। तो हेडिंग डाल लेंगे गोत्र। क्या डाल लेंगे अपन हेडिंग? गोत्र डाल लेंगे अपन हेडिंग। गोत्र अपन ने हेडिंग डाली। और गोत्र हेडिंग डालने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे भैया? गोत्र का अर्थ लिखेंगे। ठीक है। क्या लिखेंगे? अर्थ लिखेंगे। तो हमसे पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर्थ लिखेंगे। तो गोत्र का जो शाब्दिक अर्थ है, तो गोत्र का जो शाब्दिक अर्थ है, मूल शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आएगा? गोत्र का मूल शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आ आएगा? तो हमको पता है गोत्र का मूल शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आएगा।
गाय, कलम, कलम। ठीक है, ये निकल कर आएगा मूल शाब्दिक अर्थ। फिर हम देखेंगे इसमें सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया। सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया, तो ऋग्वेद में किया गया। ठीक है, ऋग्वेद में किया गया था। फिर उसके बाद आकर देखें, व्यापक अर्थ में बात करें तो व्यापक अर्थ जो है, व्यापक अर्थ की अगर बात करें तो व्यापक अर्थ क्या निकल के आता है। व्यापक अर्थ मतलब एक पक्षीय, या ऐसे लिखेंगे हम इसको, व्यापक अर्थ मतलब वह समूह जो एक, व्यक्तियों का वह समूह, ऐसे करके याद रखना, ऐसे करके लिखो, व्यक्तियों का वह समूह, व्यक्तियों का वह समूह जो एक ही पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानता है। क्या कहलाता है भैया, गोत्र कहलाता है। और गोत्र शब्द का जो और अर्थ निकला हमारा, क्या निकला भैया, गोत्र शब्द जो है, गोत्र शब्द जो है बराबर हमने निकाला गो, यानी कि इंद्रिया, और त्र मतलब हो जाता है रक्षा करना। मतलब किससे रक्षा करना, इंद्रियों के आघात से रचना करना, रक्षा करना, इंद्रिय आघात से रक्षा करना। तो वे जो इंद्रिय आघात से रक्षा करेंगे क्या कहलाएगा, गोत्र कहलाएगा। अब ये जो गोत्र शब्द है ना, ये जो गोत्र शब्द है ना दोस्तों, ये जो गोत्र शब्द है, इसको अंकित किसने किया, मतलब तात्पर्य क्या निकला भैया, ऋषियों से निकला। किससे निकल रहा भैया, मतलब ऋषियों से निकल रहा है। कौन से ऋषियों से निकल रहा है, ऋषियों से निकल रहा है। तो कौन से ऋषियों से, सप्त ऋषियों से। तो उत्पत्ति कहाँ से हुई, ऐसा मानते हैं, थ्योरी ऑफ सप्त ऋषि, यानी कि सप्त गोत्रीय सिद्धांत। तो हमारा अब यहाँ पे तो शाब्दिक अर्थ क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं परिभाषा पे। किस पे आ जाते हैं अपन, परिभाषा पे। किस पे आ जाते हैं, परिभाषा पे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम देखते हैं परिभाषा। परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है। क्या बताई है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है। ठीक है, तो हम परिभाषा देखेंगे अब। ठीक है, परिभाषा में अगर बात करें तो सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है पाणिनि। कौन है, पाणिनि। पाणिनि नाम के विद्वान आते हैं, पाणिनि नाम के विद्वान आते हैं और वो बोलते हैं कि अपात्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। क्या बोलते हैं, अपात्यम गोत्र पौत्र प्रभृति गोत्रम। ठीक है, ये यूज करते हैं। मतलब कि गोत्र शब्द का जो अर्थ है, अर्थात क्या बोलते हैं वो, गोत्र शब्द का जो अर्थ है वो बताते हैं। वो क्या बोलते हैं भैया, कि मतलब पौत्र के साथ शुरू होने वाली संतान, संतान मतलब ये बोलते हैं, तो भैया पाणिनि बोलते हैं अपात्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम। मतलब गोत्र क्या है, तो गोत्र मतलब वो 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 शाब्दिक अर्थ बताते हैं। वो बोलते हैं कि पौत्र के साथ शुरू होने वाली संतान क्या कहलाएगी, गोत्र कहलाएगी। ना पुत्र के साथ मतलब बेटे के बेटे के साथ शुरू होने वाली, मतलब जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मेरा बेटा का बेटा है ना, मतलब मेरा पौत्र पोता, वहां से जो शुरू होंगी संतानें,
वो गोत्र कहलाने लगेंगी। ऐसा किसने बोला? पाणिनि ने बोला। बट ये तो उनकी मंशा थी, हमको तो समूह वाली याद रखनी है आगे चल के। लेकिन क्लियर, हमको यहां तक रखना है, ठीक है। अब इसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं, जिनका नाम क्या है भैया? मजूमदार एवं मदान। क्या नाम है? मजूमदार एवं मदान। ये मजूमदार और मदान जो हैं, वो बोलते हैं कि गोत्र क्या होता है? गोत्र अधिकांश रूप से कुछ वंशों का ऐसा योग है जो अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं। ठीक है, तो मतलब वो ये बोलते हैं कि अधिकांशतः गोत्र शब्द जो है उसका मतलब यही है कि कुछ ऐसे वंशों का समूह या ऐसे वंशों का योग जो एक ही पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, तो मतलब देखो अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी। सबसे छोटी इकाई समाज की, सबसे छोटी इकाई कौन है? परिवार है। ठीक है, तो परिवार क्या हो गई भैया? परिवार हो गई आपका छोटा गोला, छोटा गोला हो गई आपका परिवार। अब परिवार से थोड़ा और बड़ा गोला, जिसमें कितने पीढ़ियां शामिल हो गई परिवार में? देखो, परिवार में जब एक पीढ़ी, दो पीढ़ी शामिल होंगी तो वो होगा एकल परिवार। जब दो से अधिक यानी कि तीन पीढ़ी शामिल हो जाएंगी तो वो संयुक्त परिवार होगा। संयुक्त परिवार से थोड़ा बड़ा, जिसमें कितनी, 8 से 10 पीढ़ी शामिल हो जाए, 8 से 10 पीढ़ी शामिल हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे वंश समूह। क्या बोलेंगे? वंश समूह शामिल बोलेंगे। ठीक है, वंश समूह शामिल बोलेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे जब वंश समूह आपस में मिलते हैं, बहुत सारे वंश समूह, इसके अंदर बहुत सारे वंश समूह हैं, छोटे छोटे, छोटे छोटे वंश समूह आपस में हैं, तो इनको क्या बोल देते हैं अपन? गोत्र बोल देते हैं। सॉरी, गोत्र बोल रहा हूँ, कुल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कुल बोल देते हैं। ठीक है, तो यही वंश समूह में जब आप ये वंश समूह है, इससे बड़ा गोला, इससे भी बड़ा गोला जो बनता है वो बनता है गोत्र का। किसका गोला बनता है? गोत्र का गोला बनता है। ये गोत्र समूह कहलाने लगते हैं या गोत्र कहलाने लगते हैं। मतलब ये इसके बाहर 8 से 10 पीढ़ी से ऊपर भी जो एक ही पुरुष से अपनी सारी उत्पत्ति मानते हैं, एक ही पुरुष से अपनी सारी उत्पत्ति मानते हैं, वे सब गोत्र आ जाएंगे। मतलब परिवार से बड़ा हो जाएगा वंश, वंश से हो जाएगा कुल, कुल से बड़ा हो जाएगा गोत्र। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? परिवार आएगा। परिवार से बड़ा कौन हो जाएगा? तो वंश हो जाएगा। वंश से बड़ा कौन हो जाएगा? कुल आ जाएगा। कुल से बड़ा क्या हो जाएगा? गोत्र हो जाएगा। अब समझ में आया? और गोत्र वो शब्द है जो हम यूज भी करते हैं, और गोत्र समूह वो पूरी के पूरे ग्रुप शामिल हो जाएंगे, जिसमें क्या होते हैं भैया? ये सभी लोग काम करते हैं, या ये सभी लोग जो है इस व्यवस्था को बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है इस गोले से आपको क्लेरिटी आ गई होगी कि भैया गोत्र कौन है। ठीक है, तो परिवार देखा हमने, परिवार के बाद वंश देखा, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गोत्र। ठीक है, और ये सब समूह है, वंश समूह बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे वंश समूह बनेगा, यहाँ पे कुल समूह, कुल तो समूह रहता ही है, और यहाँ पे गोत्र समूह बनेगा। इस तरीके के चलती है। ठीक है, तो यानी कि कुछ वंशों का ऐसा समूह जो कि अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हो, वो क्या कहलाते हैं भैया? गोत्र कहलाता है। और ये व्यवस्था जो होती है वो आपको पता चली है मजुमदार के कथन से। ठीक है तो एट द एंड डायरेक्टली हम अगर बात करें तो मजुमदार एक और बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया कुल एवं, कुल या गोत्र, गोत्र क्या है? कुल, कुल या गोत्र क्या है? क्या है कुल या गोत्र? तो वंशों का
संगठन है। मतलब बहुत सारे वंश मिलकर जो है कुल क्या बना देते हैं, गोत्र बनाते हैं। बहुत सारे वंश जो है क्या मिलाते हैं, गोत्र बना देते हैं, ये मजूमदार बोलते हैं। और अपनी उत्पत्ति एक ही कल्पित पूर्वज से मानते हैं। ठीक है। अच्छा अ, अब ये जो कल्पित पूर्वज है वो कोई भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, या पशु भी हो सकता है, या पौधा भी हो सकता है, या निर्जीव वस्तु भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल के लिए जैसे भील। भील भील अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? भील अपनी उत्पत्ति सबरी माता से मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सबरी माता से मानते हैं। तो भील जो है उनका जो गोत्र समूह है वो कौन निर्धारित करेंगी? सबरी माता। ठीक है, सबरी माता। इस तरीके से चलेगा। ठीक है। तो हाँ ठीक है। चलो, तो इस तरीके से चलेगी व्यवस्था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि गोत्र क्या होते हैं। गोत्र वो शब्द होता है, और गोत्र समूह क्या होता है, सबसे बड़ा, कुल से भी बड़ा होता है। गोत्र समूह कुल से भी बड़ा होता है। ठीक है। अब जो गोत्र है उसकी उत्पत्ति का सिद्धांत देखें तो हम यहाँ पे उत्पत्ति अब पढ़ेंगे, है ना। ये तो परिभाषा हो गई। परिभाषा मेनली आपको क्या याद रखनी है? गोत्र कई परिवारों या कई वंशों का समूह होता है जो अपनी उत्पत्ति किसी एक ही पूर्वज से मानते हैं। कुल मिला के आपको कौन सी परिभाषा याद रखनी है? याद रखने वाली याद रखने वाली कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी एक गोत्र कई वंशों का समूह होता है जो अपनी उत्पत्ति कैसे मानते हैं भैया? किसी एक ही पूर्वज से मानते मानता है, ऐसा करके मानता है। ठीक है। अब ये जो पूर्वज है वो कैसा हो सकता है? या तो वास्तविक भी हो सकते हैं, या काल्पनिक, या तो निर्जीव हो सकता है, या सजीव भी हो सकता है। ठीक है। या तो जंतु हो सकता है कोई भी, या पादप हो सकता है। ठीक है। तो ये गोत्र है। तो गोत्र कई वंशों का समूह होता है। अच्छा, कुल भी तो कई वंशों का समूह होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। कुल जो होता है वो गोत्र से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, थोड़ा छोटा समूह होता है। लेकिन गोत्र जो होता है सबसे बड़ा समूह होता है। ठीक है, गोत्र जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब गोत्र की उत्पत्ति की बात करें अपन, उत्पत्ति एवं संख्या। तो गोत्र की उत्पत्ति एवं संख्या की बात करें तो हमारे यहाँ पे अगर बात करें गोत्र की उत्पत्ति के लिए, सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति। क्या देखेंगे? उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के लिए हमने एक सिद्धांत बनाया जिसे बोलते हैं सप्तगोत्रीय सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सप्तगोत्रीय सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? ये सिद्धांत कहता है कि ये सिद्धांत कहता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सप्तगोत्रीय सिद्धांत। सप्तगोत्रीय सिद्धांत। ये क्या कहता है ये सिद्धांत? ये कहता है कि गोत्र की उत्पत्ति इंद्रिय आघातों से रक्षा करने वाले ऋषियों के द्वारा हुई है। ऋषियों के नाम से हुई है। अब ये टोटल ऋषि कितने हुआ करते थे? सप्त ऋषि। सप्त ऋषि हुआ करते थे। कौन कौन से हुआ करते थे? तो हमने कौन कौन से पढ़े थे भैया? सप्त ऋषि, जो सात ऋषि हुआ करते थे टोटल। उसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके ऋषि? अंगीरा हो जाएंगे, कश्यप हो जाएंगे, वशिष्ठ हो जाएंगे, और
भृगु हो जाएंगे, और जमदाग्नि हो जाएंगे, और अत्रि हो जाएंगे, एवं कौन हो जाएंगे, विश्वामित्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विश्वामित्र। तो क्या बोलते हैं भैया कि गोत्र की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। सिद्धांत क्या कहता है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति या गोत्र व्यवस्था की उत्पत्ति इंद्रिय आघातों से रक्षा करने वाले ऋषियों के नाम से हुई है। और ये कौन ऋषि थे, तो ये टोटल 7 ऋषि थे, है ना। 7 ऋषि हुआ करते थे। और कुछ लोग बोलते हैं 8 हुआ करते थे, लेकिन 7 हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो इस तरीके से गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। अब उत्पत्ति हुई, 7 लोगों से उत्पत्ति हुई। और जो मूल गोत्र हैं वो कितने जाने लगे, 7 जाने लगे, है ना। तो इन्हीं ऋषियों के नाम से क्या हुई थी स्टार्ट, गोत्र परंपरा स्टार्ट हुई, आरंभ हुई थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। और इस तरीके से जो जिस ऋषि से संबंधित है उसी कुल का कहलाने लगा भैया, ऋषि कुल का कहलाने लगा। ठीक है। जैसे कि ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे पहले इन ऋषियों से जोड़ना स्टार्ट किया, तो गोत्र परंपरा स्टार्ट हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं गोत्र परंपरा में संख्या, क्या देखते हैं, संख्या। तो भैया कितनी संख्या है गोत्र परंपरा में, दूसरी चीज हम संख्या देख रहे हैं। तो गोत्र परंपरा में जो मूल गोत्र हैं, मूल गोत्रों की संख्या मानी जाती कितनी, तो अगर 7 ऋषि हैं तो 7 माननी चाहिए, लेकिन अगस्त्य ऋषि को भी काउंट करते हैं। ठीक है। तो 8 मानी जाती है। ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो वर्तमान में 7 शाखाओं सहित 7 ब्रांचेस के साथ कुल कितने गोत्र हैं, 115 गोत्र हैं। कितने गोत्र हैं, 115 गोत्र हैं। मतलब ये 115 गोत्र 7 शाखाओं में डिवाइड है, और इन्हीं 115 गोत्र से बनकर जो है निकली हैं सारे छोटे छोटे गोत्र या वंश निकले हैं। और ये जो 140 करोड़ की जनसंख्या है वो इसी इन्हीं 115 गोत्र में से किसी न किसी एक गोत्र की होगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं गोत्र में कि गोत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। तो विशेषताएं या लक्षण की बात करते हैं अपन। ठीक है। तो विशेषताएं या लक्षण क्या होंगे हमारे, तो देखो, सबसे पहले तो सब जितने भी वो होते हैं गोत्र वाले, मतलब सगोत्री होते हैं, तो एक ही पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानेंगे। तो इनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है, मतलब एक कॉमन पूर्वज जरूर होता है। तो एक सामान्य पूर्वज होता है। मतलब अगर मान लो गोत्र का कोई सदस्य, हम इस गोत्र के हैं, मतलब हमारे पूर्वज की उत्पत्ति हमारी किससे उत्पत्ति मानी जाएगी, एक ही पूर्वज से उत्पत्ति मानी जाएगी। अब पूर्वज या तो मनुष्य हो सकता है, या मनुष्य के समान कोई अन्य प्राणी हो सकता है, या कोई सजीव हो सकता है, या कोई निर्जीव हो सकता है, या वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो एक सामान्य पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। अब ये जो होता है, ये जो है वो एक पक्षीय होता है। कैसा होता है, एक पक्षीय होता है। गोत्र सदैव एक पक्षीय होता है, गोत्र सदैव एक पक्षीय होता है। मतलब इसमें या तो आप पिता के पक्ष से अपने आप को जोड़ो हमेशा के लिए, या माता के पक्ष से हमें हमेशा के लिए जोड़ लो। मतलब सभी सदस्य अपने एक गोत्र से
जान फॉर एग्जाम्पल अपने उत्तरी भारत में अपन पिता के पक्ष से अपने आप को जोड़ते हैं। तो हमारा जो गोत्र है या बच्चों का जो गोत्र है वो पिता के नाम से गोत्र पे चलता है, ना कि माता के नाम से। अब माता का वो गोत्र जो भी हो, लेकिन पिता का गोत्र बन जाता है, और पिता बच्चे जो पैदा होते हैं वो पिता के गोत्र से ही चलते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन, इसमें जितने भी लोग होते हैं क्या इनमें ब्लड रिलेशन बाय डिफॉल्ट पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। तो रक्त संबंधियों या रक्त संबंध पाया जाता है, ऐसे लिखना। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, सर एक बात मुझे बताइए कि हमारे पिता से हम पैदा हुए हैं तो हमारा गोत्र तो हमारे पिता के गोत्र के समान हो गया। जैसे मान लो हमारे पिता का गोत्र जो है वो भारद्वाज है, तो हमारा नाम भी, हमारा गोत्र भी भारद्वाज हो जाएगा। लेकिन एक बात मुझे बताइए सर, कि माता का क्या होगा? माता तो दूसरे गोत्र की हो गई मान लो, क्योंकि सगोत्र विवाह तो वर्जित है। मतलब माता दूसरे गोत्र से विवाह करके आई है, मतलब दूसरे गोत्र से आई है। तो माता के विवाह, माता का क्या होगा? तो देखो क्या होता है, जब भी विवाह होता है तो पितृपक्ष की ओर आते ही माता का विवाह जिस दिन भी होता है, यानी कि पत्नी का विवाह जिस दिन भी होगा, उसी दिन उसका गोत्र बदल जाता है। क्या होता है, उसका गोत्र बदल जाता है और वो अपने पति का गोत्र ग्रहण कर लेती है। इस तरीके से जो रक्त संबंधी होते हैं वो उसी गोत्र के पैदा होने लगते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है, सोशियोलॉजी है भैया, है ना। तो ये सगोत्र विवाह वर्जित होते हैं, तो बहिर्विवाही होते हैं हमेशा। होते हैं बहिर्विवाही, मतलब बाहर विवाह करते हैं, कभी भी भीतर विवाह नहीं करते हैं, अपने गोत्र से विवाह नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो गोत्र होता है, ये जो गोत्र होता है इसका एक विशिष्ट नाम होता है, बिल्कुल होता है। तो प्रत्येक गोत्र का विशिष्ट नाम होता है। जैसे, जैसे हमने भीलों के गोत्र पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े? जनजातियों में प्रीलिम्स में आपने पढ़े होंगे। निंगवालिया हो गया, सिंगालिया हो गया, क्या है, गोत्र है। सिंगालिया मतलब सिंह की पूजा करने वाले, निंगवालिया मतलब मछली को निगलने वाले, है ना। और बिल्ली वाले भी होते हैं, बिल्ली की पूजा करने वाले, है ना। तो इस तरीके से हमारे जो है भील जनजाति के जब हमने गोत्र पढ़े थे, तो मतलब गोत्र जो है विशिष्ट नाम रखते हैं। ठीक है। अब जैसे कि प्रत्येक गोत्र का एक विशिष्ट नाम होता है, वो अपने पूर्वज के नाम पर ही रखते हैं उस गोत्र को, उत्पत्ति पूर्वज के संबंध में। जैसे या तो किसी ऋषि के नाम पे रख लेंगे, या किसी नदी के नाम पे, या किसी टोटम के नाम पे, या किसी स्थान के नाम पे, या किसी भी तरीके से रख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि नागसोरी हो गया, गौतम हो गया, महानदियां हो गया, इस तरीके से जो है गोत्र अपना नाम विशिष्ट रूप से रखते हैं, मतलब गोत्र रखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं भैया, गोत्र उत्पत्ति की कथाएं प्रचलित होती हैं उनमें, हमेशा होती हैं। कैसे होती हैं? कोई ना कोई किंवदंती जरूर होती है कि भैया हम ऐसे उत्पन्न हुए हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसे उत्पन्न हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, भील जो है अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? माता सबरी से मानते हैं। तो माता सबरी से कैसे उत्पन्न हुए होंगे? तो कोई ना कोई रीजन या कोई कहानी सुना दी उन्होंने कि इस तरीके से ऐसे ऐसे ये हुआ था, तब जाके हम जो है उत्पन्न हुए थे। तो हम लोग जो है इस व्यक्ति से हमारी उत्पत्ति मानते हैं। या फिर हमने देखा बिल्ली से उत्पन्न मान रहे हैं या सिंह से उत्पन्न मान रहे हैं, तो कैसे मान रहे हैं? तो ऐसा ऐसा हुआ था, इन्होंने ये काम कर दिया था, इस वजह से इनकी किताब हमारे ऊपर वो हो गए, तो हम इनसे ही उत्पन्न माने जाएंगे। तो इस तरीके से अपनी कोई ना कोई गोत्र की उत्पत्ति की कथा जरूर हर एक गोत्र की होती है। ठीक है। तो इनके सदस्यों में हमें
क्या पाई जाएगी? हम या सदैव भाईचारा पाया जाएगा, भ्रातृत्व की भावना पाई जाएगी, भ्रातृत्व की भावना पाई जाएगी। ठीक है। और उसके अलावा वंशानुगत व्यवसाय को निपटाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से विशेषताएं होती हैं गोत्र की। ये विशेषताएं हमारी हो गई। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे गोत्र के प्रकार। अब गोत्र के प्रकार कौन कौन से हैं? तो गोत्र के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। या तो हम माता के पक्ष से रखेंगे या पितृ पक्ष से रखेंगे। तो पितृवंशीय गोत्र होता है एक, जिसमें पिता के वंशों से अपना गोत्र बनाते हैं, पितृवंशीय गोत्र। एक होता है मातृवंशीय गोत्र। पितृवंशी गोत्र में क्या होता है दोस्तों? पिता के पूर्वजों से अपनी संतानें उत्पन्न होती हैं। तो पिता से ही अपन क्या करते हैं भैया? अपना गोत्र निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है। और जो बहनें होती हैं वो विवाह से पहले हमारे गोत्र की होती हैं, लेकिन जैसे ही किसी और गोत्र में विवाह कर दिया तो वो दूसरे गोत्र की हो जाती हैं। तो ये पितृवंशीय गोत्र परंपरा होती है, वो पिता के गोत्र में शामिल नहीं की जाती हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है भैया? इसमें एक, ऐसे याद रखो, एक पुरुष पूर्वज की संतानें शामिल होती हैं। अच्छा, इसमें बहनें शामिल होंगी क्या? बहनें शामिल नहीं की जाती हैं। ठीक है। बहनें शामिल नहीं की जाती। पितृवंशीय होगा। ठीक है। पितृवंशीय में और मातृवंशीय में क्या होता है? मातृवंशीय में क्या होता है? तो मातृवंशीय में माता की स्त्री के पूर्वज से सभी संतानें सम्मिलित की, स्त्री पूर्वज की सभी संतानें शामिल होती हैं इसमें। ठीक। इसमें भाइयों को सदस्यता नहीं मिलती, भाइयों को सदस्यता नहीं मिलती। ठीक है। ये हो गए मातृवंशीय और पितृवंशीय। ठीक है। अब इसके बाद गोत्र के कुछ कार्य होते हैं। यहां तक आपको क्लियर है क्या? एक बार मुझे बता दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, जिस गोत्र में शादी होती है उसी गोत्र की हो जाती है। ठीक है। चलिए, ऑल इज वेल। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा हमको गोत्र के कुछ कार्य भी होते हैं। क्या होते हैं? गोत्र के कुछ कार्य होते हैं। तो गोत्र के कार्य लिख लेते हैं हम अपन। कार्य लिख देते हैं। और यही कार्य क्या कहलाते हैं? गोत्र के महत्व कहलाने लगते हैं। ठीक है। गोत्र के, ये एक्चुअली में यार खराब हो गया लगता है। चलिए जो भी हो, अभी तो काम चलाते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आप देखोगे
तो ये जो समान गोत्र वाले लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके गोत्र के लोग आपकी कठिनाइयों में, बीमारियों में, हर परिस्थितियों में साथ देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो ये पारस्परिक सहायता एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। कैसे करते हैं भैया? अगर आप मेरे गोत्र के हो तो सीधी सी बात है, आप मेरे गोत्र के हो तो मेरे को अपना भाई मानोगे, और भाई मानोगे तो जितनी भी कठिनाइयां होंगी, बीमारियां होंगी, या कोई भी परिस्थिति होगी, आप मुझे जो है हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, बिल्कुल करोगे, ठीक है। अच्छा, अपना भाई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको रोकोगे कि नहीं रोकोगे? सही रास्ते पे पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? बिल्कुल करोगे। तो आप सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करोगे, सामाजिक नियंत्रण में भूमिका निभाओगे, ठीक है। तो अपने अपने गोत्र का सामाजिक नियंत्रण सभी करते हैं। उसके अलावा आपकी शिक्षा और सामाजिकरण में योगदान देगा गोत्र। अब ये आपको अभी इसलिए समझ में कम आएगा, मतलब अभी आपके दिमाग में इसलिए, हम तो ऐसा कुछ देख ही नहीं रहे कि गोत्र में ऐसा कुछ होता है। हमारी शिक्षा तो स्कूल में हुई है। हमारा सामाजिकरण तो पड़ोस की आंटियों ने किया है, पड़ोस के बच्चे खिलाने ले जाते थे हमको। तो हमारा सामाजिकरण तो ऐसे हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे तो गोत्र ने कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया। तो भैया ये आपके लिए नहीं है। आप तो टाइल्स वाले घरों में रहते हो। ये उनके लिए है जो कि सब गोत्रीय विवाह या गोत्र परंपरा को मानते थे। जैसे कि भीलों में या आदिवासियों को देख लो, है ना। वहां पे हर गोत्र का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। ये अपने गोत्र को पूजनीय मानते हैं, गोत्रीय टोटम अपनाते हैं, और गोत्र के आधार पर ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं। इवन उनका गोत्र के आधार पर क्या होता है, बहुत सारी सामाजिक रीति रिवाज और प्रथाएं प्रचलित होती हैं कि नहीं होती हैं? तो ये होती है, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए इसलिए नहीं है तो भैया आप तो कहाँ, आप थोड़ी हो इसमें शामिल। फिर उसके बाद देखते हैं भैया, चौथे नंबर पे ये आपके धार्मिक कार्यों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, कौन से धार्मिक कार्य करोगे वो आपका निर्धारण करते हैं, और किस पद्धति के माध्यम से करेंगे, एवं धार्मिक पद्धति का निर्धारण भी करते हैं। तो भैया ऐसे पूजा पाठ करोगे। कभी बचपन में आपको पता था कि आपको पूजा पाठ करना है तो हवन यज्ञ करना पड़ेगा, ये सामग्री लगेगी, ये चीज लगेंगी, आपके यजमान ये होंगे। अच्छा, आपके देवताओं की, कुल देवताओं की पूजा घर में एक कमरे में, बंद कमरे में अंदर छुपके की जाएगी कि उजागर रूप से की जाएगी, कई सारी व्यवस्थाएं ये अपने अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, और यही चलती आती है ना। जैसे हमारे इधर क्या होता है, हमारे इधर जैसे अगर कुल देवता की या देव देव जो होते हैं जिनको देव बोलते हैं, उनकी जब पूजा की जाती है तो एक बंद कमरे में उसी गोत्र के लोगों द्वारा की जाती है, बस। होता है मातृवंशीय, मतलब माता के वंश से। जो बेटियां हैं उनका वंश सेम रहेगा, बेटों का वंश बदलेगा शादी होने के बाद। हाँ, गोत्र के आधार पर कार्यों का निर्धारण, हाँ ऐसा ही होता है ना। तो ये क्या है भैया, आपके धार्मिक कार्यों का निर्धारण हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हर एक गोत्र के कुछ ना कुछ नियम होते हैं कि नहीं होते हैं? तो प्रत्येक गोत्र के कुछ नियम एवं विधियां होती हैं। तो प्रत्येक गोत्र के नियम एवं विधियां जो सदस्य पर लागू होती हैं। मतलब अगर आप इस गोत्र के हो तो ये काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? अगर आपने ये काम किया तो देख लेना, आपको गोत्र से बाहर भी किया जा सकता है, तो इस गोत्र का है, ठीक है। तो ये गोत्र आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और उसके अलावा
वंशावली के संरक्षक होते हैं। कैसे होते हैं भैया? तो देखो, जब आप में से किसी ने कभी क्या बोलते हैं, वो अपनी वंशावली निकलवाई है क्या? जब हम अपने किसी कोई अपना मर जाता है, तब उसका जब अस्थियां बहाने के लिए गंगा में जाते हैं, तो हमारे यजमान वहां पे मिलते हैं, मतलब हमारे पंडा हमको मिलते हैं, वो अपन यजमान कहलाते हैं। वो पंडा होते हैं अपने, है ना? तो जिसने निकलवाई है मैं बताता हूँ, देखो, हमारे जो है, हम हमारे कोई भी अगर व्यक्ति मर जाता है हमारे परिवार में से, तो हम उसकी अस्थियां सिराने के लिए जाते हैं, अस्थियां बहाने के लिए। तो ज्यादातर लोग गंगा में ही जाते हैं, है ना? कुछ लोग कहीं अलग अलग जगह जाते होंगे, ज्यादातर लोग गंगा में ही जाते हैं, है ना? तो या तो प्रयागराज जाते हैं, या फिर किसी एक और जगह है, वो मेरे को याद नहीं आ रही, वहां जाते हैं। तो वहां पे, हाँ, पिंडदान के लिए या फिर उनकी अस्थियों को सिराने के लिए। तो जब वहां जाते हैं तो वहां पे अपन को, हाँ, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पे अपन को मिलते हैं अपने पंडा। कौन मिलते हैं? पंडा मिलते हैं। तो वो जो पंडा होते हैं उनके हम यजमान होते हैं। कब से यजमान होते हैं? जब से हमारी पीढ़ियां चली आ रही हैं, तो ये पीढ़ियों का जो जो पीढ़ियों का नॉलेज है उनके पास होता है। हम बोलते हैं कि भैया हमारे गोत्र का पंडा कहाँ मिलेगा, तो वो बोलते हैं यहाँ पे मिलेगा। और वही पंडा जो है पीढ़ियों से हमारी जो है पीढ़ियां लिखते आ रहा है, और पीढ़ियों से ही हमारे हर एक व्यक्ति का पिंडदान और कल्याण करते वही आएगा हमेशा, है ना? तो वही व्यक्ति होगा। तो हम उसके यजमान सदा के लिए बने रहते हैं, वो हमारे पंडा सदा के लिए बने रहते हैं, चाहे उनकी पीढ़ियों में से मरते जाएं, चाहे अपनी पीढ़ियों में से मरते जाएं, सेम टू सेम। तो ये जो पुरानी वंशावली है, उसका संरक्षण किसके पास रहेगा सूचीबद्ध रूप से? ये उनके पास रहता है। और ये क्यों रहता है? गोत्र के कारण, कि इस गोत्र के पंडा ये होंगे, इस गोत्र के पंडा ये होंगे, ये पहले से निर्धारित है। तो वंशावली का जो है संरक्षण इनके द्वारा किया जाता है। और जिनके द्वारा संरक्षण किया जाता है वही निर्धारित कर देते हैं कि भैया इनकी पहचान कैसे होगी, इनके अनुष्ठान कैसे होंगे, रीति रिवाज कैसे होंगे, इनका एक मानदंड क्या होगा, है ना? तो ये उनकी क्या होती है, व्यवस्था होती है गोत्र के कारण। हाँ, वो भी उसी गोत्र के होते हैं हर्ष। हाँ, पंडा के पास बहुत पुरानी वंशावली लिखी होती है, उनके पास एक वो डायरी सी होती है, खोल के निकालते हैं, फिर अपनी वंशावली बोलते हैं, हाँ भैया ये थे, तुम्हारे ये हैं, इनके बच्चे हैं। और हम जाते हैं ना जब लिखवाने, तो वो उसको लिख लेते हैं कि भैया अब कितने बच्चे पैदा हो गए बताओ, कौन कौन पैदा हो गए, किसके घर में कौन पैदा, सब लिखवा ले, वो वंशावली लिखते जाते हैं वो पूरी पूरी, है ना? तो इस तरीके से वंशावली का संरक्षण गोत्र द्वारा होता है। ठीक है। कैसे होता है भैया? अभिलेखों की सूचीबद्ध करते हैं, वंशावली के अभिलेखों को हम सूचीबद्ध करते हैं, किसी गोत्र प्रणाली में किसी भी परिवार के वंशावली के अभिलेख सूचीबद्ध किए जाते हैं। और किसी भी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाती है, उसके पारिवारिक मठ तय किए जाते हैं, उसके अनुष्ठान रीति रिवाज स्पष्ट हो जाते हैं, और उनके मानदंड भी निर्धारित हो जाते हैं, उनकी परंपराएं निश्चित हो जाती हैं इस तरीके से। ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है? संपत्ति में उत्तराधिकार किसका होगा? तय हो जाता है कि भैया संपत्ति में किसका उत्तराधिकार होगा। अगर हम मातृ पक्षीय हैं तो बेटी का होगा, अगर हम पितृ पक्षीय हैं तो बेटे का होगा। ये हमारे यहाँ पे सिद्धांत चलता है। ठीक है। ये होता है। ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बता दीजिए एक बार। हाँ, संपत्ति का निर्धारण भी गोत्र के माध्यम से होता है। और बाकी कुल वाले और वो वाले जो पॉइंट्स हैं, वहां से कॉमन पॉइंट्स निकाल के अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ। अब एक क्वेश्चन आता है, गोत्र हमेशा बहिर्विवाही होते हैं, क्यों होते हैं? तो देखो, विवाह जो है
व्यक्ति के जन्म संबंध में तय होता है। कैसे? कि भैया जैसे हम पैदा हुए, हमारे पितृवंश से अगर अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब पिता के गोत्र से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम पिता के गोत्र से विवाह नहीं कर सकते। मतलब पिता के वंश की या पिता के गोत्र की किसी भी कन्या से हम विवाह नहीं कर सकते। ये एक निश्चित सीमा है जो स्पष्ट रूप से तय की गई है कि समान गोत्र के विवाह, मतलब पिता के गोत्र की किसी भी लड़की से हम विवाह नहीं कर सकते, और लड़के से भी। ठीक है। अब बोले ये सर निर्धारित कैसे किया जाता होगा? देखो, अगर हम वंश व्यवस्था पे चलते, वंश व्यवस्था पे एक्चुअल में इसका उद्देश्य मैं बताता हूं आपका। इसका उद्देश्य था कि समान व्यक्ति से उत्पन्न संतानों का आपस में विवाह ना हो पाए, और संपत्ति का बंटवारा सही तरीके से हो। दो उद्देश्य मैं बता रहा हूं, इनको ध्यान से समझना, आप दिमाग लगाना खुद ही, है ना, सुनना ध्यान से। आप दिमाग लगाना खुद ही कि दो समान, मतलब एक एक समान व्यक्ति से उत्पन्न संतानों की आपस में शादी ना हो पाए, वो आपस में यौन संबंध ना बना पाए, और दूसरा कि भैया संपत्ति का निर्धारण हो सके। इसके लिए ये व्यवस्था लेकर आए पूरी की पूरी। कौन सी? सबसे पहले हम लेकर व्यवस्था है कौन सी? वंश की व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था लेकर आए? वंश की व्यवस्था। वंश में सामान्यतः कितनी पीढ़ी शामिल होती हैं? ज्यादातर 5 से 6 या 8 पीढ़ी तक शामिल होती हैं। तो 8 पीढ़ी तक हमने वंश व्यवस्था निर्धारित कर दी भैया, कि हम इस व्यक्ति के वंशज हैं और इस वंश में हम शादी नहीं कर सकते। ठीक है? है ना? तो हमने वंश तक। बोले इससे भी पहले कुछ हुआ होगा क्या? है ना? उससे पहले भी हमारा कोई ना कोई पूर्वज रहा होगा। अब ये अंदाजा नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि वंश व्यवस्था में कितने वंश तक हम जा सकते हैं, कितनी पीढ़ियों तक हम जा सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा 8 पीढ़ियों तक जा सकते हैं। और उत्तर भारत में मेनली 5 से 6 पीढ़ियों के बाद जो है हम नहीं जा पाते ऊपर। तो हमको उससे भी ऊपर जाना था, उससे भी ऊपर से तय करना था कि हम आपस में विवाह नहीं करेंगे। तो उससे भी ऊपर से तय करने के लिए हमने गोत्र व्यवस्था स्थापित कर दी। और गोत्र व्यवस्था बहुत पहले से चली आई, हमने यहाँ पे आके उसको बनाया नहीं है। वो वहां से बनी हुई चली आई है, वृक्ष के रूप में चली आई है। जड़ जो है वो गोत्र है। जड़ का जो एक एक शाखा धीरे धीरे बनी, वो बनी हमारी वंश। और वंश के बाद जो छोटी छोटी पत्तियां बनी है वो है परिवार। मतलब रूट में कौन छुपा हुआ है? गोत्र। और गोत्र कितने हैं? मूल रूप से 8। और सप्तऋषि सिद्धांत के, सप्तगोत्रीय सिद्धांत के अनुसार 7 मूल गोत्र। ठीक है? मतलब गोत्र गोत्र के विवाह भाई भाई हो गए। तो ये एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते, परस्पर विवाह नहीं कर सकते। तो ये पहला नियम हो गया। तो गोत्र संबंधी नियम में एक पहला नियम कौन सा हो गया भैया? बहिर्विवाह का नियम, कि गोत्र में बहिर्विवाह नहीं होगा। ठीक है? अब बहिर्विवाह का नियम हो गया कि बहिर्विवाह होगा, सॉरी, अंतर विवाह नहीं होगा, एंडोगेमी नहीं होगी, एक्सोगेमी हो सकती है। ठीक है? और संपत्ति का निर्धारण कैसे? अपने आप को पितृ पक्ष से जोड़ेंगे। पितृ पक्ष मतलब पिता की संपत्ति में किसका अधिकार होगा? बेटे का अधिकार होगा। बेटी का अधिकार नहीं होगा, पुत्री का अधिकार नहीं होगा। यही कहा जाता है। अभी तक कैसा चलता आ रहा था? यही चलता आ रहा था कि भैया इसमें लड़के का अधिकार हुआ। उत्तर भारत में यही चल रहा था, क्योंकि हम पितृवंशीय गोत्र मान रहे थे, पितृवंशीय थे, वंश को पितृ के हिसाब से जोड़ते थे। अब 1956 में जो हिंदू हिंदू उत्तराधिकार का अधिनियम आया था, उसमें अभी वर्तमान में, अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही गरम गरम संशोधन किया, और उत्तराधिकार में बेटियों को भी सम्मिलित किया गया है। किया गया कि नहीं किया गया? अब पिता की संपत्ति में बेटियों का भी समान अधिकार है।
तो आज हम अगर किसी व्यक्ति का बंटवारा करवाते हैं संपत्ति का, राजस्व विभाग में होता है, पटवारी हूं मैं, तो ये जो बंटवारा होता है इसके लिए मेनली हम किसको, बेटियों को भी प्रायोरिटी से रखते हैं कि भैया बेटियां अपना हक ले सकती हैं और बराबरी से ले सकती हैं। वो कानूनन अधिकार दिया गया है किस के तहत, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, तो ये गोत्र हो गया। अब गोत्र में एक नियम और आता है जिसे बोलते हैं चार गोत्र का नियम। कौन सा नियम बोलते हैं? चार गोत्र का नियम। ठीक है, तो गोत्र में तीन नियम चलते हैं, गोत्र के नियम देख रहे हैं, गोत्र संबंधी नियम देख रहे हैं। तो गोत्र संबंधी दो नियम है। पहला नियम आपको बता ही दिया, गोत्र संबंधी नियम। गोत्र संबंधी नियम दो मेन नियम है। पहला नियम कौन सा था भैया? बहिर्विवाह का नियम। बहिर्विवाह का नियम मतलब आप जो है समान वंश या समान गोत्र वाले विवाह से व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकते। समान गोत्र के स्त्री पुरुष विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसके अलावा एक होता है आपका चार गोत्र का नियम। कौन सा नियम? चार गोत्र का नियम। बोले सर चार गोत्र का नियम क्या होता है, इसमें क्या चार गोत्र का नियम होता है? तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें उन पुरुषों और स्त्रियों में भेद किया जाता है, मतलब अंतर किया जाता है, स्त्रियों में अंतर किया जाता है जो आपस में विवाह कर सकते हैं या अथवा नहीं कर सकते। बोले कैसे? तो इस नियम को इरावती कर्मी ने समझाया। किसने समझाया? इरावती कर्मी ने समझाया। तो इरावती कर्मी इसको समझाती हैं, इरावती, ऐसे लिखना, इरावती कर्वे चार गोत्र का नियम बोलती हैं। इरावती कर्वे बोलती हैं इस नियम के अनुसार किसी पुरुष को क्या करना है, किसी भी पुरुष को पहला अपने पिता के गोत्र में, दूसरा अपनी माता के गोत्र में, तीसरा अपनी दादी के गोत्र में, और चौथा अपनी नानी के गोत्र में। सबके गोत्र अलग अलग हैं, समझ लेना बात को। पिता का गोत्र अलग है, दादी का गोत्र अलग है, माता का गोत्र अलग है, नानी का गोत्र अलग है, क्योंकि ये विवाह संबंध स्थापित करके आए हैं। ठीक है, तो इनका गोत्र अलग अलग है। हालांकि विवाह के बाद गोत्र बदल गया, मतलब दादी का भी गोत्र बदला है, माँ का भी गोत्र बदला है, नानी का भी गोत्र बदला है ना? सही सीधी सी बात है ना, माता का, दादी का, नानी का, सबका गोत्र बदला है, हमारे पिता का गोत्र बस नहीं बदला, हमने पिता का गोत्र ही ग्रहण किया है। क्लियर है यहां तक? तो ये जो चारों गोत्र हैं, किसी भी पुरुष को इन चारों गोत्र की स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए।
क्या बोला उन्होंने? चार गोत्र का नियम क्या कहता है? चार गोत्र का नियम कहता है कि अपने पिता के गोत्र में, अपनी माता के गोत्र में, अपनी दादी के गोत्र में, अपनी नानी के गोत्र में, इन चारों गोत्रों में विवाह के करना निषेध माना गया है। मतलब ये नियम क्या कहता है कि उन दो लोगों के बीच विवाह का निषेध करता है जो इन चार लोगों से या इन 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 जो ये गोत्र हैं इनसे संबंधित है। ठीक है। मतलब बाहिर विवाह का नियम तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है। उसके अलावा ये नियम भी चलता है। तो ये नियम क्या हो गया, बहिर्विवाह के नियम से भी ज्यादा कठोर हो गया। मेन उद्देश्य क्या था? विवाह भाई बहनों में ना हो जाए, इस वजह से। ठीक है। क्लियर है? हाँ। तो अगर आप उत्तर भारत में रहते हो और किसी एक गांव के हो, तो आप किसी भी लड़की से विवाह करने से पहले ये सब चीजें देखते हो, तब विवाह होता है। ये हैं गोत्र संबंधी नियम, जो कि और ज्यादा कठोर बनाए गए। तो गोत्र व्यवस्था, सबसे पहले ऋग्वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया था। फिर गोत्र व्यवस्था आई, और गोत्र व्यवस्था और कठोर और कठोर और कठोर, इतनी कठोर बना दो कि भैया आपस में विवाह हो ही ना पाए। क्या ना हो पाए? आपस आपस में विवाह ना हो पाए। अब बोले सर इतना इतना क्यों कठोर बनाया गया गोत्र व्यवस्था को? गोत्र व्यवस्था में बहिर्विवाह ही कर दिया, चार गोत्रों का नियम लेकर आया गया ताकि आपस में भाई बहन का विवाह ना हो पाए। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके कारण थे। अगर सगोत्र विवाह होता है, मतलब इन गोत्रों में साथ में विवाह हो जाता है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? सबसे पहली, अनुवांशिक बीमारी उत्पन्न होंगी। दूसरा, अनुवांशिक विविधता जो है वो समाप्त हो सकती है। अनुवांशिक विविधता समाप्त हो सकती है। ऐसे समाप्ति का खतरा हो सकता है। और तीसरा, एक पक्षीय और उभय पक्षीय, मतलब दूसरा पक्ष का उभय पक्षीय वंश समूह में अंतर करना कठिन हो जाएगा। तो कुछ सोच समझ के ही बनाई होगी, तभी तो आज तक चल रही है। ठीक है। तो इसमें कुछ बुराइयां थी जिनको दूर कर दिया, लेकिन सगोत्र विवाह वर्जित है, अभी भी तो वर्जित है। सीधी सी बात है। तो ये हमारे यहाँ पे गोत्र संबंधी नियम में बहिर्विवाह का नियम, चार गोत्र का नियम। बहिर्विवाह थोड़ा सा सिंपल था कि भैया बाहर, गोत्र के बाहर विवाह करेंगे। किसके गोत्र के? पिता के गोत्र के बाहर विवाह करेंगे। फिर बोला अरे यार इससे तो दिक्कत हो रही है, माता के गोत्र में लोग शादी करने लग गए, लोग दादी के गोत्र में शादी शादी करने लग गए, दो लोग नानी के गोत्र में शादी। तो इरावती कर्वे ने इस नियम को समझाया, चार गोत्र का नियम भी चलता है। इसमें क्या होता है? इसमें चार गोत्र, पिता का, माता का, दादी का, नानी का, इन चारों गोत्रों की स्त्री से भी विवाह नहीं कर सकता कोई भी पुरुष। और ये चार गोत्र का नियम, ये और कठोरता आ गई। इस तरीके से गोत्र व्यवस्था बढ़ती चली गई, और यहाँ पे आके हमारी गोत्र व्यवस्था हमने समाप्त कर ली। हाँ, स्त्री पर भी लागू होगा ना माही, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पुरुष के लिए नहीं, वो स्त्री से ही तो लागू, सेम तो चल रही है बात। अगर आप पितृपक्षी हो तो पिता मानेंगे, मातृपक्षी हैं तो माता मानेगी इसको। लेकिन हमारे इधर क्या होता है? हमारे इधर क्या होता है? हमारे इधर पितृपक्ष से चलते हैं, तो हम ज्यादातर पितृपक्ष को लेके चले।
चार गोत्र के नियम में कुछ नहीं है। आप हो विजय, आपको चार गोत्र में शादी नहीं करनी है। आपने पिता के गोत्र में शादी नहीं कर सकते, आपकी माता के गोत्र में शादी नहीं कर सकते, आपके दादी के गोत्र में शादी नहीं कर सकते, और आपकी नानी के गोत्र में शादी नहीं कर सकते। बाकी किसी की गोत्र में शादी कर सकते हो। और फिर वही आती कास्टिज्म, तो सेम कास्ट में करोगे, दूसरी कास्ट में नहीं करोगे, तो ऐसे करके भाई जटिलता बढ़ी है बहुत ज्यादा, शुरू से ही बढ़ती आई है। तो फिर विवाह उत्पन्न होता है, सॉरी, प्रश्न उत्पन्न होता है कि विवाह किससे किया जाए। तो अब वो तो आप जानो, आपका काम जाने किससे करना है कि नहीं। विवाह किससे किया जाए, अगर लड़के हो तो लड़की से किया जाए, लड़की हो तो लड़के से किया जाए। बाकी वो जो समान जेंडर वाला विवाह है, वो तो अपने देश में अभी वो ही नहीं हुआ है। ठीक है। 115 गोत्र हैं। हाँ तो ढूंढ लो कोई भी। चलो एंड करते हैं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, है ना।